दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आप देखते हैं तो उस कंपनी की शेयर की आपको प्राइस दिखती है, तो वो प्राइस जो आप पे कर रहे हैं उस शेयर के लिए, तो क्या उस प्राइस के बदले में कंपनी आपको उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है? तो इसी चीज को हम चेक करते हैं पीवी रेशियो से। तो पीवी रेशियो के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई इतना पीवी रेशियो होगा तो मतलब ये शेयर अच्छा है, इससे इतने के बीच में होगा तो ये शेयर खराब है। तो पीवी रेशियो को हम जानेंगे क्या होता है, लेकिन इससे पहले दोस्तों हमें कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी की बुक वैल्यू कैसी है। इसको आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। जैसे मान के चलिए कि आपको पैसे उधार चाहिए, आपको किसी से पैसे उधार चाहिए। अब आपने उससे पैसे मांगे, लेकिन उस बंदे ने आपके सामने एक कंडीशन रख दी कि भाई मैं पैसे तो आपको दे दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि आपकी बुक वैल्यू क्या है। अब बुक वैल्यू आपसे पूछी तो फिर आप बताएंगे कि भाई मेरे पास कार है। तो फिर वो सामने वाला आपसे पूछेगा भाई जो कार आपके पास है वो लोन पर है या फिर लोन फ्री है। तो सामने वाला बोलेगा कि भाई जो कार है वो तो लोन पे है। तो फिर वो जो कार है आपके पास में लोन पर, वो आपकी बुक वैल्यू में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई वो तो आपकी है ही नहीं, आपने ईएमआई पे ली, लोन पर ली, तो वो बैंक की कार हो गई। फिर आपने कहा कि भाई मेरे पास घर है, तो घर घर उसको ऐड कर लो वैल्यूएशन में, उसके बदले में मुझे पैसे दे दो। फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है जिससे आप पैसे मांग रहे हैं, तो वो कहता है कि भाई आपका घर भी क्या लोन पे है? तो आप जवाब देते हो कि हाँ घर भी लोन पर है, इसकी ईएमआई जाती है। तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपको मना कर देता है कि भाई ये घर भी आपका नहीं हुआ, क्योंकि इस पर आपने लोन ले रखा है, इसकी ईएमआई देते हो, तो फिलहाल तो ये घर जो है वो बैंक का है, आप तो इसकी ईएमआई देते हो। तो दोस्तों होता क्या है कि जो ये सारी चीजें हैं, मतलब जब आप किसी से पैसा मांगते हो तो आपके पास जो भी लोन पर चीजें हैं, तो वो जो चीजें आप गिना रहे हो, कार, आपकी गाड़ी, आपके बिजनेस से आने वाला पैसा, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? आपकी बुक वैल्यू हो गई। अब एक दूसरी चीज होती है लाइबिलिटीज। मतलब आपने सामने वाले को बता दिया पैसे लेने के लिए कि भाई मेरे पास कार है, घर है, मेरी कोचिंगें चलती हैं, कोचिंग से पैसा आता है, लेकिन वो जो पैसा जितना भी आ रहा है उससे ज्यादा पता चला है कि आपके ऊपर कर्जा है। मतलब आपके पास कार भी है, घर भी है, आपका धंधा है, आपकी कोचिंगें चल रही है या फिर कोई बिजनेस चल रहा है, तो सब जगह से आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे क्या आपके पास बच रहे हैं? पता चल रहा है कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप 1.5 लाख रुपए आप, या फिर 1,20,000 रुपए आपका हर महीने कर्जे में जा रहा है। तो फिर ऐसे में जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको पैसे नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? वो वहां पे एक वर्ड यूज करेगा, वो कहेगा भाई साहब आपकी जो बुक वैल्यू है ना वो तो खराब है। क्या खराब है? आपकी बुक वैल्यू खराब है, इसलिए आपको हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों सेम चीज होती है कंपनी में। मतलब कोई भी कंपनी होती है ना शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है, तो उनकी होती है एक बुक वैल्यू। और क्या होती है? बुक वैल्यू में एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज होती है। मतलब कंपनी कोई भी होती है तो उसके पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स मतलब कंपनी जहाँ खुली है तो वो कोई जमीन पर खुली होगी, कंपनी के पास कारखाना होगा, कंपनी के पास मशीनें होंगी। तो ये सारी चीजें हो गई कंपनी की एसेट्स। अब इसके बाद में कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज भी होती है, मतलब कर्जा भी होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में आपके माध्यम से समझा कि भाई आपके पास कार है, घर है, कहने को आपका धंधा भी है, सब है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जब देखा कि आपके पास भाई उधारियां कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, तो वो तो इनकम से ज्यादा हो गई। तो फिर ऐसे में आपकी जो बुक वैल्यू है वो खराब हो गई। तो इसी तरह से हम जब पीवी रेशियो देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें कंपनी की वैल्यू देखते हैं कि कंपनी की वैल्यू कितनी है। मतलब कंपनी के पास में कंपनी कमा कितना रही है और कंपनी खर्च कितना कर रही है। जैसे आपके साथ अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आप कमा तो रहे हो लेकिन खर्चे भी ज्यादा हैं। तो इसी तरह से कंपनियां कितना कमा रही हैं और कितना खर्च कर रही हैं, तो इसी को बुक वैल्यू कहा जाता है। तो इसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक कंपनी दिख रही है आपको। मान लीजिए कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड, हमने कंपनी का नाम मान लिया कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड, और इस कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स है। मतलब जिस तरह से आपके पास में घर है, गाड़ी है, बिजनेस है आपका, तो इस तरह से कंपनी के पास भी 100 करोड़ रुपए की कंपनी है। लेकिन कंपनी के पास एक दूसरी समस्या भी है, कंपनी के पास लाइबिलिटीज है। मतलब कंपनी के पास
कंपनी ने कर्जा भी ले रखा है। कितना कर्जा ले रखा है? 80 करोड़ का। मतलब वही बात हो गई ना कि 100 करोड़ की कमाई हो रही है, एसेट्स है उसके पास में, लेकिन कर्जा भी बहुत सारा है। तो कंपनी के पास कर्जा बहुत सारा है, कमाई इतनी है, तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो बुक वैल्यू पे आते हैं हम। कंपनी की बुक वैल्यू, जैसे अभी आपकी बुक वैल्यू की बात कर रहे थे कि भाई आप किसी से पैसा लोगे तो वो व्यक्ति आपकी बुक वैल्यू चेक करेगा। तो इसी तरह से जब हम किसी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं तो उससे पहले हम कंपनी की बुक वैल्यू चेक करते हैं। तो कंपनी की बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी के पास में ये 100 करोड़ के एसेट्स हैं, उधारियां 80 करोड़ की है। तो कंपनी के पास जितना पैसा आ रहा है उससे हम कंपनी के कर्जे को माइनस कर देते हैं, और इसके पास उसके बाद जो बचता है अमाउंट, 20 करोड़ रुपए बचा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई कंपनी की बुक वैल्यू। कंपनी की क्या हो गई दोस्तों? बुक वैल्यू। मतलब कहने को ये हो गया कि कंपनी कहने को तो है कि 100 करोड़ की है, कि भाई मैं तो 100 करोड़ की कंपनी हूं, लेकिन जब उसका पूरा बुक वैल्यू निकाला गया है कि भाई आप 100 करोड़ के तो बता रहे हो, लेकिन आपके ऊपर 80 करोड़ का तो कर्जा है, तो कर्जे को कंपनी की जो टोटल संपत्ति है उससे माइनस किया जाता है, उससे दोस्तों माइनस किया जाता है, और माइनस करके जो बचता है वो एक्चुअल 20 करोड़ कंपनी की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि कोई कंपनी, ये वाली कंपनी भविष्य में दिवालिया हो जाए या किसी कारण से इसको बंद करना पड़ जाए, तो ऐसे में होगा क्या? बंद करना पड़ जाए तो कंपनी के पास में उसकी उधारी को उसके एसेट से माइनस करने के बाद में कितना पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है, मतलब वही कंपनी की बुक वैल्यू है। क्योंकि होगा क्या कि जो पैसा बच रहा है उसी से जिन लोगों ने कंपनी में शेयर खरीद रखे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर इन्वेस्टर्स को पैसे बांटे जाएंगे। तो दोस्तों ये बुक वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो अगली चीज है वो है, हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। ये थी बुक वैल्यू कंपनी की। कंपनी की बुक वैल्यू पता चल गई हमें, कर्जे पता थे, एसेट्स पता थे, कर्जे माइनस कर दिए, तो कंपनी एक्चुअल में जो है वो 20 करोड़ की, यहाँ 100 करोड़ दिख रही थी लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो बुक वैल्यू है वो है 20 करोड़ की। अब हम निकालेंगे बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? ये तो हमने निकाली कि भाई टोटल कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, लेकिन अब एक शेयर की बात करें, सिंगल शेयर, मतलब जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो कंपनी का एक शेयर देखेंगे कि भाई एक शेयर की प्राइस या पीवी कितना है। तो दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालते हैं? तो उसमें कंपनी की जो बुक वैल्यू है, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है? 20 करोड़ एक्चुअल वाली। उसमें हम कंपनी के करंट में जितने शेयर्स हैं, कंपनी के जितने शेयर्स हैं उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी एक्स वाई जेड है, इसके अभी जो करंट में शेयर है कंपनी के टोटल मार्केट कैप के, वो है 40 लाख शेयर। 40 लाख शेयर। तो 40 लाख शेयर से हम कंपनी की बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद दोस्तों जो पर शेयर बुक वैल्यू आती है वो आती है 50। क्या आती है? 50 रुपए। बुक वैल्यू पर शेयर आती है 50 रुपए। और जब ये हमारे पास 50 रुपए पर शेयर बुक वैल्यू आ जाती है, तब इसके बाद में हम प्राइस टू बुक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो प्राइस टू बुक रेशियो निकालने के लिए हमारे पास बुक वैल्यू पर शेयर आ चुकी है 50 रुपए। अब इससे हम डिवाइड करेंगे कंपनी का जो भी अभी करंट में शेयर का प्राइस चल रहा है, कंपनी का अभी करंट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर से। तो कंपनी का हमने मान लिया भाई कि ये एक्स वाई जेड कंपनी है, और इसका जो अभी हमने गूगल पे जाके चेक करा तो इसका करंट जो शेयर प्राइस है वो है 140 रुपए का एक शेयर। 140 रुपए का एक शेयर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? बुक वैल्यू पर शेयर से। तो 50 आई थी बुक वैल्यू शेयर, तो हम अब देखिए अब इस फॉर्मूले में हम जमा देंगे। ये फॉर्मूला है प्राइस टू बुक रेशियो। तो इसमें करंट शेयर प्राइस हमने यहाँ लिख दिया 140 रुपए, बुक वैल्यू पर शेयर ये हमने निकाली थी 50, यहाँ लिख दिया। अब इसको जब डिवाइड करते हैं हम तो 2.5
8, ये हमारा आ जाता है दोस्तों फाइनली पीवी रेशो। क्या आ जाता है? पीवी रेशो, मतलब इस एक्स वाई जेड कंपनी का जो पीवी रेशो है, प्राइस टू बुक रेशियो, हम कह सकते हैं कि 2.8 है, 2.8 है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि पीवी रेशियो तो हमने निकाल लिया, अब जो पीवी रेशियो है वो कितने से कितने तक होना चाहिए? तो दोस्तों पीवी रेशियो जो है वो 1 के आसपास हमेशा अच्छा माना जाता है। मतलब किसी भी कंपनी का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 1 के आसपास होना चाहिए। किसके आसपास होना चाहिए? 1 के आसपास अच्छा माना जाता है। इसी तरह से अगर वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मतलब 2 हो गया या ये हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड है। क्या है? ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यूड प्राइस हो रहा है इसका। मतलब इस कंपनी के शेयर का प्राइस ओवर वैल्यू हो गया। अगर ये 1 से कम हो जाए, कम मतलब 1 से अगर ये माइनस में चले जाए, तो भी फिर दोस्तों इस इसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा पीवी नहीं माना जाता है। तो पीवी हमेशा वो अच्छा माना जाता है, मतलब 1 के आसपास होना प्राइस टू बुक रेशियो को हमेशा अच्छा माना जाता है। अब इसमें 2 तरह की कंपनियाँ आती हैं। जब हम पीवी देखते हैं तो 2 तरह की कंपनियाँ आती हैं। एक कंपनियाँ वो होती हैं जिनके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको देखा जा सकता है। देखा मतलब जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनियाँ भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है कि भाई जो मैन्युफैक्चर वाली कंपनियाँ हैं, तो और एक होती है आईटी वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी। तो ये कंपनियाँ कहलाती हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इनके पास। तो इनका जो पीवी रेशियो होता है दोस्तों, वो हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके बाद में जो दूसरे तरह की कंपनियां होती हैं वो होती है मैन्युफैक्चरर वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, रियल एस्टेट वाली। तो इन ये क्या होती है? ये टेंजिबल होता है, इनका जो एसेट्स होता है वो टेंजिबल होता है। मतलब जैसे इनके पास भाई जमीन होगी, कारखाने होंगे, मशीन होंगी, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? गोल्ड होगा, कैश होगा, तो ये सारी चीजें होती हैं टेंजिबल। तो इनका जो पीवी रेशियो है वो 1 के आसपास या 1 से थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर जो आईटी सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां, जो चीजें हमें दिखती नहीं है, सॉफ्टवेयर दिखते नहीं है, तो बहुत सी कंपनियां जो आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती हैं, तो उनका पीवी हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट कि 1 के आसपास पीवी रेशियो होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि भाई हम जिस सेक्टर में या जिस कंपनी में जा रहे हैं, तो उसमें पता चला कि आपने 10 कंपनियां देखी, तो सबकी सब कंपनियों का रेशियो बढ़ा हुआ दिख रहा है पीवी। तो ऐसे में हमें इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो वहां पर आपका स्मार्ट एक्शन क्या होगा? वहां पे स्मार्ट एक्शन ये होगा कि भाई उन कंपनियों में, 10 कंपनियों में जिसका सबसे कम पीवी आपको दिखे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। करना कैसे है? सिंपल है, ये तो हमने सीख लिया यहाँ पे पीवी रेशियो होता क्या है। लेकिन इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, जितने भी जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं या फिर जितने भी जो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे आप जब सर्च करेंगे एक्स वाई जेड किसी भी कंपनी का, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे मैं कंपनी का, तो आप जिस कंपनी का भी आप सर्च करना चाहे तो आप उस कंपनी का नेम डालना, वो कंपनी ओपन होगी। इसके बाद में फिर आपको वहाँ पर उसका पूरा जो जो, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस, प्राइस और बुक वैल्यू हमें देखना है। तो वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको प्राइस भी दिखेगा, वहाँ पे आपको उसका पीवी रेशियो भी दिखेगा। तो जितनी कंपनियां आप देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सब दिख जाएंगे और आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई इसका पीवी ज़्यादा है या फिर कम है। तो उसमें पीयर कंपैरिजन का एक ऑप्शन आता है। जैसे आप सिंगल किसी कंपनी को देखना चाहेंगे तो वो तो आपको सामने दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई जिस कंपनी का मैंने पीवी देख लिया है, तो इसी फील्ड में, इसी सेक्टर में बाकी की जो दूसरी कंपनियां हैं, उनका पीवी इससे कम है या फिर ज़्यादा है, तो आप पीयर कंपैरिजन वाला एक ऑप्शन आता है, तो पीयर कंपैरिजन में जब जाएंगे तो उसी सेक्टर से रिलेटेड सारी कंपनियां आपको दिख जाएंगी, उनका पीवी दिख जाएगा। तो जिसका पीवी आपको सबसे कम दिखे, जिसका पीवी आपको सबसे कम दिखे मतलब 1 या 1 के आसपास दिखे, तो फिर वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा शेयर माना जाएगा। तो दोस्तों आज हमने पीवी रेशियो को कवर किया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।